दोस्तों, मैं आज आपको यूपी टेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे सदाबहार वन की तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं पौधे। ये पर्यावरण का दृश्य है जो आप देख रहे हैं। ये पर्यावरण का दृश्य है। अब इस पर्यावरण से आपके यूपी टेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण को यदि आप अच्छी तरह से ध्यान में रख कर पढ़ेंगे तो आपका 30 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है, और साथ साथ में जो आप सुपर टेट आप देंगे उसमें भी आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि इस समय पढ़ाई को बहुत सामान तरीके से करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में दिसंबर तक सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने है वो ध्यान देना है जीएस पे, क्योंकि सुपर टेट को हम अगर क्रैक कर सकते हैं तो जीएस ही हमारा एक ऐसा पोर्शन है जो हमें क्रैक करने से रोक सकता है। ये जो आप पर्यावरण का दृश्य देख रहे हैं, यही पर्यावरण का दृश्य पूछा जाता है कि सदाबहार वन, मानसूनी वन, मरुस्थली वन, आपके उष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में पूछा जाता है। जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, द्वितीयक स्रोत होते हैं, तृतीयक स्रोत होते हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये सब हम तभी बता सकते हैं जब हमें इसकी जानकारी हो। ये सब जानकारी यदि आपके पास नहीं रहेगी तो आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देने से बहुत पीछे हो जाएंगे। और सुपर टेट के साथ साथ यूपी टेट भी मायने रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आपके पर्यावरण से पूछता है, और 30 क्वेश्चन पर्यावरण से तो पूछता है, और उसी 30 क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो आपके राष्ट्रीय धरोहर हैं, उसके बारे में पूछता है। जो आपके प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होते हैं उसके बारे में पूछता है। इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए आज हम अपने वनों में टहल रहे हैं, और टहल के उसी के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे गूढ़ बातें भी हैं जो आपको कभी संज्ञान में होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं उन सब को अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है पीछे, हमारे जस्ट पीछे जो पौधा है, ये किस समूह में आता है? मानसूनी वन में आता है या सदाबहार वन में आता है? तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, ये पौधा आपके मानसूनी वन में है। यानी मानसूनी वन कहने का अर्थ ये हुआ है कि यहाँ पे जो बरसात होती है वो 100 से लेकर 150-180 के बीच में होती है, और यही वर्षा अगर यहाँ पे नहीं होती तो ये हमारे पीछे का जो पौधा है ये आपको दिखाई नहीं देता। ये हम आपको प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे हमें गौर करने वाली बात है कि ये जो आपको बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये जो पेड़ है ये पेड़ बरगद का है और ये मानसूनी वन का है।
अब ये मानसूनी वन के जो पौधे होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि एक विशेष ऋतु में पत्ती विहीन होते हैं, यानी एक विशेष ऋतु आता है तब जाके इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि इनकी जो लकड़ी होती है ये काफ़ी मूल्यवान होती है और इनके जो पौधे होते हैं वो विरल होते हैं और यहाँ के जो वातावरण होते हैं वो हरे भरे होते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं ये जो पीछे का दृश्य है ये दृश्य हरा भरा है। अब ये दृश्य हरा भरा है, ये क्यों हरा भरा है? ये मानसूनी वन अगर नहीं होता तो ये दृश्य हरा भरा नहीं होता। और दूसरा चीज़ आप इसी में पॉइंट जोड़िए तो सदाबहार भी वन होता है, लेकिन अगर हम सदाबहार वन के यहाँ खड़े होंगे ये आपको विरल जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ये विरल पौधे आपको दिखाई नहीं देते। समस्या ये है उस सदाबहार वन में हमें जाने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त तो करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े से जीव जंतु रहते हैं, इसलिए सदाबहार वनों की जो सदाबहार वन का वीडियो होता है उसको तो हम बना नहीं सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि चलिए हम अपने विरल वन में मानसूनी वन में वीडियो बनाएं और आपको दिखाएं कि मानसूनी वन की क्या विशेषता है। अब इसके बाद पर्यावरण में आप देखें तो पर्यावरण में आप जानते हैं कि एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्वेश्चन आता है, दूसरा आपके राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे गौर आप करिएगा, केवल और केवल हम आपको परिचय बता दे रहे हैं सुपर टेट और यूपी टेट के बारे में। सुपर टेट के बारे में आप ये नोटिस करिएगा कि दिसंबर के लास्ट तक यानी आपका नोटिफिकेशन आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिसंबर के लास्ट वीक तक सुपर टेट का नोटिफिकेशन आना सही है, इसलिए आप अभी से तैयारी पे जुड़ जाइए। यदि आप समय रहते हुए नहीं अपने आप को मजबूत करते हैं तो वो समय बहुत दूर नहीं जब आपको सिलेक्शन से भी जूझना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पर्यावरण को आप एकदम तैयार रखिए, क्योंकि सुपर टेट में अगर कहीं से क्वेश्चन रुकता है, कहीं क्वेश्चन अगर बचता है तो आपके सामान्य ज्ञान से होता है। और सामान्य ज्ञान के किस पोर्शन से होता है? ज्योग्राफी से, जहाँ से क्वेश्चन आपका करंट से भी बनाता है, जहाँ से क्वेश्चन आपका पर्यावरण से बनाता है, और वहीं से रिलेटेड ऐतिहासिक भी बातें पूछी जाती है। पूछा ये जाता है कि ये जो धार्मिक स्थल है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, जो ये पेड़ पौधा है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये जो मानसूनी वन है, ये जो पौधे हैं, इन पौधों की जब कटाई हो रही थी, इस पौधों को रोकने के लिए, इन वनों को बचाने के लिए किस व्यक्ति ने आगे आकर अपना योगदान दिया। तो आप हमारी बात को समझ रहे हैं कि हम चिपको आंदोलन की बात कर रहे हैं। जो हमारी नदी घाटी परियोजना बनाई जा रही थी पेड़ पौधों को काटकर, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका सुपर टेट बहुत नज़दीक है उसका नोटिफिकेशन। और जैसे ही ये शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से तो अलर्ट पे है, जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा होती है वैसे ही यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए खुशखबरी आएगी। सबसे पहले आप ये जानिए कि जब भी आपका कोई भी अगर सुपर टेट का नोटिफिकेशन आता है तो सुपर टेट के नोटिफिकेशन के पहले यानी 25 दिन के पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब यूपी टेट हमें एग्ज़ाम पास करना है। यूपी टेट एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ट्रिक से पढ़ते हैं तो आप यूपी टेट को पास कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे तो आप यूपी टेट बहुत मुश्किल है आपको निकालना। अब ट्रिक क्या है? जैसा कि आप जानते हैं
5 सब्जेक्ट यूपी टेट में पूछा जाता है। पहला होता है आपका हिंदी, दूसरा होता है मैथ, तीसरा होता है मनोविज्ञान, चौथा होता है पर्यावरण और पांचवा होता है संस्कृत। अब इन 5 सब्जेक्ट में हमें कमांड करने के लिए हमारे पास ट्रिक होना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपने संस्कृत को मजबूत कर लिया तो संस्कृत का 20 क्वेश्चन आपका हिंदी से मिलेगा और 20 क्वेश्चन आपका संस्कृत से मिलेगा। अगर आप संस्कृत का ग्रामर, अगर संस्कृत का वर्ण विचार आप तैयार करते हैं तो यही ग्रामर, यही वर्ण विचार आपको संस्कृत में भी मिलेगा और यही वर्ण विचार, यही ग्रामर आपको हिंदी मिलेगा। तो आप अगर संस्कृत को तैयार कर रहे हैं, संस्कृत का वर्ण विचार आप तैयार कर रहे हैं, तो हिंदी का वर्ण विचार, ग्रामर तैयार होगा। यानी आपने संस्कृत को तैयार किया तो आपका हिंदी भी तैयार हो गया। ये तो पहला ट्रिक हो गया। इस ट्रिक को आप अगर अपनाएंगे तो आप हो सकता है 60 में 50 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ आप पढ़ने के लिए आपके पास सामान्य सा पोर्शन होना जरूरी है। अब सामान्य सा होना जरूरी है, ये क्या है? 1 से लेकर यदि 8 तक की एनसीईआरटी मैथ आपने कवर किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, तो हमें इतना पूरा मैं गारंटी लेता हूँ कि आपने 30 में 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आपने 1 से लेकर 8 तक की मैथ को एनसीईआरटी यानी 1 से 8 तक जो एनसीईआरटी की मैथ है उसको आपने यदि तैयार कर लिया है तो आपका वो कहीं नहीं जाने वाला है। यानी 30 में 25 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। अब तीसरा पोर्शन जो मैं बताने वाला हूँ वो है मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान को हमें कैसे हैंडल करना है, मनोविज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मनोविज्ञान के लिए आप एक शारदा पब्लिकेशन यानी अलका गुप्ता नामक लेखिका हैं, उनकी एक बुक आती है। यदि उस बुक को आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका 30 में 25 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। ये हमारी 30% नहीं, आप 100% गारंटी मानिए। यानी यदि आप शारदा पब्लिकेशन अलका गुप्ता की बुक आप लेकर पढ़ते हैं तो 30 में आपका 29 नंबर तो आना तय है, ये गारंटी है। और उसके बाद पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में हम आपको 30 में जो हम क्लास करवाते हैं, जो हम क्लास करते हैं, वहाँ से 30 में मैं तो 30 नंबर प्रयास कर रहा हूँ कि आपका आ जाए। बहरहाल आपको वीडियो देखना है कि नहीं देखना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो देखेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप वीडियो नहीं देखेंगे। दूसरा चीज़ हमें समझना ये ज़रूरी है कि आज हम इस परिस्थिति में क्यों खड़े हुए, आज हम इस पौधे के पीछे क्यों खड़े हुए हैं, आज हम क्यों एक वृक्ष के सामने अपने वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मजबूरी थी कि हम एक टी शर्ट पे खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हम ज्योग्राफी के ही टीचर हैं और ज्योग्राफी स्पेशलिस्ट, यानी हम जब भी आपको वीडियो देंगे तो सुपर टेट में आपके लिए जीएस में ज्योग्राफी का एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो गारंटेड होगा। यानी उस क्वेश्चन को बेसिक लेवल और उस क्वेश्चन को व्यवहारिक रूप में आपको समझाया जाएगा। दूसरा, जबकि आप जानते हैं कि पर्यावरण से 30 क्वेश्चन पूछते हैं यूपी टेट में, और जो पर्यावरण से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पर्यावरण से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूपी टेट में पूछा जाता है। और यूपी टेट में जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है वे पेड़ पौधों से पूछा जाता है। अब हमने आज आपको ये नोटिफिकेशन बताने के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि तैयार हो जाइए। जैसा ये दृश्य आप हरा भरा देख रहे हैं, ये दृश्य हरा भरा है
आज हमारे पीछे ये पौधा है, ये पौधा हरा भरा है। इसी तरीके से हरियाली दिसंबर लास्ट में आने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यही हरियाली दिसंबर लास्ट में, यानी दिसंबर के लास्ट वीक में हरियाली इसी तरीके से आएगी। अब हमें समझना ये है, हिंदी का वो कौन सा पोर्शन है, मैथ का वो कौन सा पोर्शन है, पर्यावरण का वो कौन सा पोर्शन है, मनोविज्ञान का वो कौन सा पोर्शन है, जहाँ से यूपी टेट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चीज़ तो आप ये करिएगा, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन इस चीज़ की ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। आपको एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, आपको अंशाल हल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अंशाल हल करते हैं, यदि आप अंशाल के पीछे भागते हैं, तो आपका वहाँ से 60% प्रश्न आराम से क्लियर हो सकता है। यानी 60% क्वेश्चन आप वहीं से रिकवर कर सकते हैं अंशाल पेपर से। बचता है आपका 40% का क्वेश्चन। तो जो 40% का क्वेश्चन है उसको आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप कोचिंग भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग मत करिए, आप कोचिंग करिए, पर आप हमारे जो हम वीडियो बनाते हैं पर्यावरण को, उसको आप थोड़ा 20 मिनट या 25 मिनट आप देख लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, मैं क्वेश्चन वही डालता हूँ जो आपके पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें जैसे आप जानते हैं कि एक सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी की पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जबकि आप जानते हैं धूपगढ़ है। लेकिन ये धूपगढ़ जो है वो किस पहाड़ी के नज़दीक है? तो यहाँ से पूछा जाता है महादेव की पहाड़ी के नज़दीक है। और यहीं धूपगढ़ में जो एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उसका नाम है पंचमढ़ी। उसका नाम क्या है? पंचमढ़ी है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर ये भी पूछता है कि पंचमढ़ी जो है वहाँ पे आपके प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पंचमढ़ी तो है, लेकिन क्या उसके आसपास राष्ट्रीय उद्यान है? फिर इसके बाद पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वत है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ये आपके सुपर टेट का प्रश्न है, क्योंकि वो पूछता है कि अरावली का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, अरावली का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। जैसा कि आप जानते हैं ये सुपर टेट का क्वेश्चन है, जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सुपर टेट का क्वेश्चन है। और यहाँ से ये पूछा जाता है कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जबकि हम जानते हैं अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। अब जानने की ये कोशिश करते हैं अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, ऊंचे शिखर का नाम क्या है। तो आप जानते हैं अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर का नाम गुरु शिखर है। अब ये गुरु शिखर किस पहाड़ी के नज़दीक स्थित है? तो गुरु शिखर जो है माउंट आबू के नज़दीक है। अब पूछता है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अंदर जा सकता है तो पूछ सकता है कि भाई गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। इतना पूछ लेगा, इससे आगे नहीं पूछेगा। वो अगर अंदर जाना होगा तो वो यही पूछ सकता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो जबकि हम जानते हैं जो गुरु शिखर होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 1722। आइए हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो ये वातावरण है, आज इस वातावरण के बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं कि आपके खेत में जो फसल होती है वो फसल आपकी क्या इस समय जो मानसूनी वर्षा हुई है, जो मानसूनी वर्षा की मात्रा है वो मानसूनी की वर्षा हो पाई है कि नहीं हो पाई है। यहाँ पे आप देखते होंगे तो हमारे पीछे जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है ये सारे और सारे धान के ही फसल हैं। यानी यहाँ पे मानसूनी वर्षा तो हुई है, मानसूनी वर्षा बहुत ज़बरदस्त हुई है। आप देख रहे हैं ना वो जो पेड़ पौधा, जो पेड़ पौधो है वो पेड़ पौधो मानसूनी वन का है। जो पेड़ पौधो आपको दिखाई दे रहे हैं
ये पेड़ पालो आप सबको मानसूनी वन का दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके से आप ये जान लीजिए कि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं वो मानसूनी वन में है। और यहाँ पे एक और विशेषता बताना चाहते हैं, जो ये मानसूनी वन है, इस मानसूनी वन में जो भी आपके पौधे दिखाई दे रहे हैं ये सारे पौधे विरल हैं, यानी एक इनके जो बीच का गैप है वो आपको गैप एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो आप ये देखे होंगे यहाँ पे कुछ पत्तियाँ हैं, जो पेड़ हैं यहाँ की जो पत्तियाँ हैं वो पीले पड़ गए हैं। और जब पत्तियाँ पीली हो जाती हैं तो वो झड़ना शुरू हो जाती हैं। खासियत यही है कि जब पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं तो वो झड़ना शुरू कर देती हैं। और झड़ती क्यों हैं? क्योंकि एक विशेष ऋतु में मानसूनी वन की जो पौधे होते हैं वो पत्ती विहीन होते हैं। अब दूसरा चीज़ हमें ये जानना है, क्या फसल इस साल की अच्छी है कि नहीं। तो हम आपको बताना चाहते हैं इस साल में जो फसल हुई है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है, यानी धान की जो खेती हुई है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है। अब इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए, अब आप जो धान दिखा रहे हैं तो धान से पूछा जाने वाला कौन कौन सा क्वेश्चन होता है। तो धान से देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन उठाता है वो 3 क्वेश्चन उठाता है। पहला तो ये उठाता है कि भैया यहाँ से कौन सी गैस निकलती है। जो धान की खेती होती है यहाँ से एक गैस निकलती है, यहाँ से एक गैस निकलती है जिसका आप नाम जानते हैं मीथेन गैस होती है, जिसको मार्थ गैस के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धान की खेती सबसे ज़्यादा जो है किस मिट्टी में होती है। तो जो आप ये धान देख रहे हैं ये धान भैया है जलोढ़ वाली मिट्टी है। हाँ, जो धान हुआ है ये धान जो है जलोढ़ वाली मिट्टी में, यानी जलोढ़ वाली जो मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा जो है धान होता है, धान और गेहूँ होता है। इसलिए आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ वो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वो कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धान की खेती और गेहूं की खेती होती है। और धान और गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का बहुत ज़्यादा विस्तार है। और जलोढ़ मिट्टी में अवसाद भी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता ही जा रहा है कि ये भैया ये तो जलोढ़ मिट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पे धान की फसल तो बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत ज़बरदस्त ये धान की फसल हुई है। अब इस धान में देखेंगे यहाँ पे अवसाद भी हैं। क्या है? अवसाद भी है। अब ये अवसाद आए कहाँ से हैं? अवसाद आए कहाँ से हैं? तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जो हमारे नहर की शाखाएं होती हैं, जो हमारे नदियाँ होती हैं, वहीं वो नदियाँ, उन नदियों का जब पानी आगे बढ़ता है तो वो नदियाँ आगे बढ़ते हुए अवसाद भी लाती हैं। और यही अवसाद जब लाती हैं तो वही हमारे खेतों में क्या करती हैं? निक्षेप कर देती हैं। जब वो खेतों में निक्षेप कर देती हैं तो वो अवसाद हमारे फसल के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। तो इस तरीके से आपको जानकारी ये मिली कि ये जो धान की फसल है ये सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अवसाद है। अवसाद जो आया है वो नदियों से आया है और दूसरा नहर की शाखाओं से आया है, जो हमारे धान के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है। और यही जब पोषक तत्व मिला है तो हमारी धान की फसल क्या है? ज़बरदस्त हुई है। आइए हम आगे बात करते हैं आपसे इस वृक्ष के बारे में कि ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको ये रेशे भी दिखाई देते होंगे। ये जो वृक्ष है ये आपको रेशे भी दिखाई देते होंगे। अब ये रेशे जो है ये नीचे भी आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है इसका कि रेशे निकल रहे हैं? तो ये कहाँ पर जाते हैं? ये जो रेशे हैं ये क्या बताते हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो ये आपको रेशे दिखाई देते हैं ये रेशे जो है इनके आयु को प्रदर्शित करते हैं। जितने ज़्यादा इसमें रेशे होते हैं, जितने ज़्यादा ये रेशे होंगे उतने ज़्यादा जो है इनकी आयु की मात्रा ज़्यादा होती है। अब कुछ ये होते हैं जो इनके रेशे निकलते रहते हैं, ये इस
बरगद के पेड़ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी इनको अच्छी तरीके से सपोर्ट देने में ये सहायक होते हैं। दूसरा चीज़ हमें ये जानना है कि जहाँ इस बरगद के पेड़ में छोटे छोटे फल होते हैं, ये फल हमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये बरगद का वृक्ष है ये किस लिए यानी किसके उपयोग में अधिक से अधिक आता है। तो अगर आपको ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, यदि आप बरगद के नीचे आप सो रहे हैं तो बरगद का पेड़ जो है ऑक्सीजन आपको बहुत शुद्ध मात्रा में मिलेगा, यानी बरगद के पेड़ से आपको ऑक्सीजन शुद्ध मात्रा में मिलता है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो बरगद का पेड़ है ये आपके भारत के लिए, आपके संपूर्ण भारत के लिए कितना लाभदायक है। दूसरा चीज़, अब आइए हम अपना आगे का बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं कि आगे हमारा क्या क्या है। तो आप ये पेड़ देख रहे हैं, आप पेड़ को आप देख रहे हैं तो पेड़ में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पत्तियाँ जो हैं, ऊपर की डाली जो है वो पत्तियाँ नीचे गिर चुकी हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मानसूनी बन के जो है लकड़ियाँ हैं, और जब ये मानसूनी बन के हैं तो मानसूनी बन के नाते इनका जो पत्ती है वो एक विशेष रीत में गिरना तय है। दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जामुन का भी पेड़ है जो आपको दिखाई देता है, एक जामुन का पेड़ है। अब इस जामुन के पेड़ में इसका जो समय है वो तो फल देने वाला समय निकल चुका है और ये महीना अक्टूबर का चल रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि ये पत्तियां जो हैं काफ़ी हरी भरी तो पहले थी, लेकिन अब ये जो शरद ऋतु आने वाला है, शरद ऋतु के समय यहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी आपकी अपने सामान्य से अधिक की अवस्था में चली जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पत्तियां भी पीली नहीं पड़ी हैं, लेकिन जैसे ही ठंडी का समय बीत जाएगा वैसे यहाँ की पत्तियां जो है पीली पड़ेंगी और पीली पड़ के नीचे गिर जाएंगी। तो हमने आपसे यहाँ बताने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे दृश्य हैं पर्यावरण बताना। आज हमने आपको प्रैक्टिकली के रूप में बताया है कि आप तैयार हो जाइए। पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है पर्यावरण, और आपके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पर्यावरण के चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। और इसी पर्यावरण पे हम 30 क्वेश्चन यूपी टेट का क्वेश्चन आता है और 30 में 29 नंबर हम आपको दिलवा के रहेंगे। धन्यवाद।